हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। हम आ गए लेक्चर नंबर 3 ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। हमने लेक्चर 2 में क्या समझा था, ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा डिस्कस किया था हमने कि कैसे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को आप लगाओगे किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। तो हमने इसमें क्या समझा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को देखते ही आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। ये मेथोडोलॉजी थी इसकी। अकाउंट्स आपने देख लिया कि कौन कौन से आइडेंटिफाई करो कि विच टाइप ऑफ अकाउंट दे आर। पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जब आपने इन तीनों में से कौन सा वो अकाउंट है वो आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर्टिकुलर अकाउंट का रूल लगा दो। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद आपका रियल अकाउंट में लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। राइट। अच्छा, अब ये तीनों टाइप के अकाउंट्स आप पहचानोगे कैसे? अगर किसी भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो फिर वो पर्सनल अकाउंट होगा। अगर किसी असेट से रिलेटेड है, टैंजिबल हो या इंटैंजिबल, तो वो रियल अकाउंट होगा। अब यहाँ पर दो एक्सेप्शंस थे, डेटर एंड बैंक अकाउंट। ये दोनों जो है, ये ऑल दो असेट होते हैं लेकिन फिर भी इनको पर्सनल अकाउंट में लिया जाता है, क्योंकि बैंक जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉडी होता है और डेटर जो है वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल बॉडी हो सकता है। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में तो आपको पता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं एंड इनकम्स एंड गेन्स आते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम एक स्पेशल पॉइंट पर आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो वो कंफ्यूजन ही मैं दूर करने आज आई हूँ। ये प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यूज एंड गेन्स। तो जैसे कि सैलरी हो गया, ये आपका एक्सपेंस है। इंश्योरेंस, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट लेना किसी से या फी लेना या देना, ये सारे जो हैं, चाहे वो इनकम भी हो सकता है, आपका रेंट रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट में आता है बिकॉज दे आर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। लेकिन जैसे ही इन इनकम्स और एक्सपेंसेस के पीछे कोई पीछे आगे कोई सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है, यानी क्या, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा या प्रीपेड इंश्योरेंस या फिर इंटरेस्ट अक्रूड हो जाएगा या फिर कुछ भी एडवांस में इनकम रिसीव हो गई या फिर कुछ अनअर्न्ड इनकम, मतलब एडवांस एंड अनअर्न्ड आर द सेम थिंग, आपको एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। जैसे ही कोई प्रीफिक्स या सफिक्स हो जाता है तो अचानक से वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों बन जाते हैं, ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, कि सैलरी अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स क्यों है? वाई आर दे नॉट कंसिडर्ड एज वन सिंगल टाइप ऑफ अकाउंट? क्योंकि भाई आपके हिसाब से है तो ये दोनों सैलरी अकाउंट से ही रिलेटेड है ना। तो अब हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना, यहाँ पर आपको एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेकर दिखा दूंगी एंड एक इनकम का एग्जाम्पल लेकर दिखा दूंगी कि क्यों ये दोनों का नेचर अलग अलग है। समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। सैलरी को ही हम कंसिडर कर लेते हैं। सैलरी अकाउंट, आप ये जान लो सबसे पहले तो सैलरी अकाउंट मुझे क्या शो करता है। सैलरी अकाउंट शोज कि इस साल सैलरी का एक्सपेंस कितना बनता है मेरा, ये मुझे सैलरी अकाउंट बताएगा। क्या कि लिख देती हूँ, इस साल सैलरी एक्सपेंस कितना बनता है। कितना बनता है का क्या मतलब है? ये वाला जो हमने बोला ना कितना बनता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। हम अपनी बुक्स को अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, कैश बेसिस पे तो नहीं बनाते। इसका मतलब क्या, कि जो सैलरी एक्सपेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो है जो इस साल मुझे देना चाहिए था। मैं आपको समझाती हूँ यहाँ से एग्जाम्पल से, कि मान लो मेरे यहाँ पर 10 एम्प्लॉइज काम करते थे एंड पर हेड जो सैलरी थी वो 10,000 रुपीज थी। 10,000 रुपीज पर हेड की मैं सैलरी देती थी उनको। और अगर उन्होंने मेरे यहाँ पर 12 मंथ्स पूरा पूरा काम किया है, तो मेरा सैलरी एक्सपेंस कितना होना चाहिए? मेरा सैलरी एक्सपेंस होना चाहिए 10 एम्प्लॉइज इंटू 10,000 रुपीज इंटू 12 मंथ्स। ये पूरे साल का मेरा खर्चा होना चाहिए 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज। इतनी बात समझ में आई? अब ये क्या है? ये वो खर्चा है जो मुझे इस साल पे करना चाहिए था, इस साल बनता था, मैंने इतने की सर्विसेज अपने एम्प्लॉइज से ले ली है, इतना खर्चा मेरा इनकर्ड है। ठीक है, दिस इज माय इनकर्ड खर्चा। अच्छा भाई, अब इस यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि इसमें से कितना पेमेंट हो गया और कितना बाकी है। 12 लाख मेरा सैलरी एक्सपेंस होगा और ये पूरा का पूरा सैलरी अकाउंट में
जाएगा, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी। और अक्रूवल बेसिस बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कितना हुआ कितना नहीं, इनकर कर लिया ना तो फिर पूरा का पूरा अमाउंट लिखो, पूरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करो। तो 12 लाख पूरा रिकॉग्नाइज हो गया। यहां तक बात समझ में आई। अब सैलरी अकाउंट में सिंस ये पूरा का पूरा इनकर्ड एक्सपेंस जा रहा है, और इसीलिए ये क्या बता रहा है मुझे, ये मुझे बता रहा है इस पूरे साल के एक्सपेंसेस कितने हुए। ये मुझे क्या बता रहा है, इस पूरे साल के एक्सपेंस कितने होंगे सैलरी के ऊपर। तो अब सिंस ये मुझे एक्सपेंस बता रहा है, इसीलिए मैं इसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करती हूँ, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट मुझे एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस बताता है। तो ये मुझे एक्सपेंस बता रहा है, इसलिए मैंने इसे नॉमिनल अकाउंट क्लासिफाई किया। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं। मान लो मुझे ये बोल दिया गया कि सैलरी एक्सपेंस जो था पूरे साल का, वो तो कितना था, वो तो था 12 लाख, लेकिन उसमें से एक्चुअली पेड कितना था, पे कितना कर पाई मैं, पे कर पाई मैं 10 लाख से। ओके। तो अब देखो इसका क्या सिनेरियो होता है, हम अब इसमें डिफरेंस समझने जा रहे हैं नॉमिनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ये 12 लाख जो था, ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा एक्सपेंस इनकर्ड जो था पूरे साल का, ठीक है, वो था। यानी कि ये मुझे मेरे एक्सपेंसेस दिखा रहा है, तो मैं इसे नॉमिनल अकाउंट बोल सकती हूँ। यहां तक हमने ये बात सीख ली है। इसमें से जो 10 लाख रुपीज था वो तो पूरा का पूरा पे हो चुका है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमको, है ना। बाकी का 2 लाख की जो टेंशन है वो है। 2 लाख रुपए ये क्या है, आपको अच्छे से पता है वो टर्म जो हम इसके लिए यूज करेंगे। हमने ये खर्चा इनकर कर लिया है, लेकिन अभी भी हमने उसके लिए पेमेंट नहीं किया, तो उस खर्चे को क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सैलरी का केस है, तो हम इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। भाई ये भी मेरे लिए खर्चा ही माना जाएगा अक्रूवल एक्सपेंस के, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। 2 लाख रुपए मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो खर्चा जो मैंने इनकर कर लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया है। बट पूरा का पूरा 12 लाख रिकॉर्ड होगा बिकॉज ऑफ द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे ये वाले का क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं, नॉमिनल अकाउंट है। बट यहाँ पर ये जो 2 लाख है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाता है। मगर क्यों, बिकॉज ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला सवाल जो आपको अपने मन में पूछना है अपने आप से, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉइज। वो एम्प्लॉइज जिनको, जो मुझे सर्विस दे चुके हैं, मैंने अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया है ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, हेंस इट इज माय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, इजी सी थी। लेकिन अब जरा इस पे रूल्स लगाकर देखते हैं हम हर चीज पर। और इसका एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, कि कैसे डेबिट एंड क्रेडिट जो है इस एक ट्रांजैक्शन से, कौन सा एक ट्रांजैक्शन, ये वाला, ये इस एक ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट पूरा आपका मैच हो रहा है कैसे। देखो, सबसे पहली चीज जो देखते हैं यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे आके लिखेंगे। हाँ जी, 12 लाख रुपए जो था, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। किस नाम से है ये अकाउंट, सैलरी अकाउंट है ये। ठीक है, पूरा का पूरा सैलरी का खर्चा, यहाँ भी मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज माई सैलरी अकाउंट। क्लियर। ये क्या हो रहा है, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इसमें कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि सैलरी मेरा एक एक्सपेंस है, इसीलिए हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला रूल यहाँ पे लगाकर इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, कौन सा रूल लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, बिकॉज सैलरी इज माई एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा भाई, दूसरी बात देख लो यहाँ पे, रुपीज 10 लाख जो कि पेमेंट हुआ है, आपको पता है किसको अफेक्ट किया है, यहाँ पर एक रियल अकाउंट को इफेक्ट किया गया है, बिकॉज कैश जो है वो कम हो गया है, कैश अकाउंट पे इफेक्ट आया है। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश आउट जा चुका है, इसीलिए हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाले रूल से। क्लियर। ठीक है भाई, लास्ट में 2 लाख वाले अमाउंट पे आ जाते हैं, जो कि क्या है मेरा, हमने ये तो क्लियर कर लिया कि एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड दिस इज व्हाट, द नेम इज व्हाट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये, इस पर क्या रूल लगेगा यहाँ पर, ये रूल पता करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला सवाल तो आपने अपने आप से पूछा ना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉइज। क्लियर। दूसरा सवाल आपको क्या करना है, यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि वेदर वी हैव टू गिव समवन
क्या मुझे किसी को कुछ देना है? अब ये गिव में क्या हो सकता है, या तो ये मनी हो सकता है, या तो फ्यूचर में कोई दी जाने वाली सर्विस हो सकती है। ठीक है, और ये मैं बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रही हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच में पढ़ने से। ठीक है, वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एग्जाम में ना आप मॉडर्न अप्रोच यूज कर लो, वो थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ज्यादा। ट्रेडिशनल भी अच्छी अप्रोच है, लेकिन स्टिल आई वुड से कि थोड़ा सा उसमें ज्यादा लॉजिक रिक्वायर्ड है, एंड फिर आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम में। वहां पर वही यूज करना, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या मैं किसी को कुछ दे रही हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ देना है किसी को, वेदर आई हैव टू गिव समवन। तो ये गिव में मनी भी हो सकता है, फ्यूचर सर्विस भी हो सकती है, फ्यूचर सर्विस लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हमारे इस केस में क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में मुझे फ्यूचर में मनी देना है, आई हैव टू गिव मनी। क्लियर? तो यहाँ पर आई हैव टू गिव मनी, तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंड सिंस आई हैव टू गिव मनी, तो यहाँ पर क्रेडिट द गिवर वाला रूल लग के मुझे इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, द अकाउंट दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉइज। क्लियर? क्योंकि आई हैव टू गिव दिस, तो क्रेडिट द गिवर का रूल लग गया। बात समझ में आई? और इन दोनों अकाउंट्स में क्या फर्क हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में? नॉमिनल अकाउंट क्या कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग टू ट्रैक एक्सपेंसेस। ये मुझे ये एक्सपेंस ट्रैक करने में हेल्प कर रहा है कि भैया इस साल 12 लाख रुपए के खर्चे हो गए हैं तुम्हारे सैलरी के ऊपर। जबकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मुझे एक्सपेंसेस ट्रैक करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ये मुझे हेल्प कर रहा है हेल्पिंग टू ट्रैक एम्प्लॉइज, कि कौन कौन है वो दुखी एम्प्लॉइज जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, एंड नॉट एक्सपेंसेस, इट्स नॉट हेल्पिंग मी टू ट्रैक एक्सपेंसेस। क्लियर? तो ये मुझे वो 2 लाख रुपए एम्प्लॉइज के बता रहे हैं जो अभी पेमेंट नहीं हुई। क्लियर हुई बात, कि क्यों उसको नॉमिनल मान रहे हैं 12 लाख को, और क्यों इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मान रहे हैं जो 2 लाख नहीं दिया है अभी। ठीक है, और इनफैक्ट मैंने आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन देकर पूरा का पूरा सिनारियो एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कैसे आप अंत तक यहाँ पर रूल लगाकर अपनी एंट्री को कर सकते हो। मैं आपको जर्नल एंट्री नहीं बताई है यहाँ पे, बट अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो डेबिट क्रेडिट तो बता ही दिया यार, जर्नल एंट्री तो आप कर ही लोगे आप। ठीक है, क्योंकि ये डेली सीरीज है, मैंने अभी तक जर्नल वाला चैप्टर नहीं कराया है, इसीलिए मैंने नहीं कराई जर्नल एंट्री, बट आप कर लोगे अगर आपको आती है तो। चलो, अब मैंने आपसे कहा था मैं एक इनकम का एग्जाम्पल भी आपको दूंगी, तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल्कि एक सेकेंड, अक्रूड इंटरेस्ट मैं अभी नहीं लूंगी, मैं इनकम का एग्जाम्पल ले रही हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरी एक इनकम है। अब मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है, ये अगेन वो वाला कॉन्सेप्ट है मेरा, यहाँ पर भी अक्रूवल अजम्पशन ही काम करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट मेरा मुझे क्या बताने वाला है, हाउ मच इनकम हैज बिन अर्न इन दिस ईयर। तो इस ईयर में कितनी इनकम मैंने अर्न करी है, ये मुझे वो बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कितने एग्जैक्टली मुझे मिले हैं पैसे। समझ आई बात? अर्न कितना किया है बिकॉज ऑफ द अक्रूवल असम्पशन, अर्न कितना किया है वो बताता है। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब सिंस मुझे ये बता रहा है पूरे साल में कि मैंने कितना इनकम अर्न किया, ये मुझे मेरी इनकम की जानकारी दे रहा है, इसीलिए मैं इसे कह सकती हूँ कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। वाई? बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का नेचर ही यही है कि वो मुझे बताता है इनकम, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के विषय में, और ये मुझे वही बता रहा है। क्लियर? तो अब इंटरेस्ट अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन अब जरा हम आ जाते हैं एक सिनेरियो पे, एक दूसरा अलग थोड़ी सी बात लेकर देखते हैं, कि मान लो इंटरेस्ट जो अर्न किया था, जो इंटरेस्ट मेरा बनता था पूरे साल का, वो क्या था, 12,000 पर मंथ, 1,000 जो है मुझे मिलता था पर मंथ, रुपीज 1,000 के हिसाब से था पैसा। ठीक है, और पूरे साल में इसीलिए इंटरेस्ट अर्न पर ईयर 12,000 हो गया मेरा। ठीक, लेकिन उसमें से इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ, ऐसा मान लो कि इसमें से रिसीव मुझे 5,000 ही हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सिनेरियो मेरा 12,000 रुपीज है, ये मुझे अच्छे से पता है कि मेरी इनकम को डिनोट कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट बता रहा है मेरा कितना मिला, इसीलिए मैं इसे नॉमिनल अकाउंट बोल सकती हूँ, इट इज ट्रैकिंग माई इनकम। ठीक है, इट हेल्प्स टू ट्रैक इनकम, तो इसीलिए ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। अब इसमें जरा सा बाइफरकेशन कर लेते हैं हम। 5,000 तो मुझे रिसीव हो गए, बाकी के 7,000 मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, नॉट रिसीव।
अच्छा भाई, तो आपको अच्छे से पता है वो टर्म क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये 7,000 रुपए जो मैंने अर्न कर लिए लेकिन अभी तक मुझे वो मिले नहीं, मुझे अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं इसके लिए क्या शब्द यूज करूंगी? अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इनकम होती है, मगर हम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट की बात करें तो आई कैन से दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हम अक्रूअल अजम्पशन के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं और इसीलिए मैं मेरे लिए ये भी मेरी इनकम है। क्यों इनकम मैं मानूंगी इसको, भले मैंने इसको रिसीव नहीं किया अभी, बट अक्रूअल अजम्पशन क्या बोलता है, इसको भी आपको इनकम मानना पड़ेगा। अच्छा भाई, ठीक है, 7,000 रुपए अक्रूड इंटरेस्ट है। इसका क्लैरिटी आ गई हमको कि ये नॉमिनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्यों बताती हूँ। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब क्यों है ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इट इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक। क्योंकि भाई मान लो मैंने ये इंटरेस्ट कहाँ से कमा रही हूँ, मैं बैंक से कमा रही हूँ, ठीक है। सिचुएशन ये थी, सिचुएशन ऐसी मान लो कि यहाँ पर मैंने बैंक में ना एफडी कराई हुई थी। बैंक में एफडी कराने से क्या होता है, मैंने पूरे साल अपने पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में जमा करा कर रखे, तो अब बैंक उस पैसे को यूटिलाइज करता रहेगा, उसके बदले में क्या करेगा, मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है इसी रीजन से, ठीक है। ये तो हमको समझ में आ गया कि ये भाई ये बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज हेल्पिंग मी टू ट्रैक द इंटरेस्ट टू बी रिसीव। ये मुझे बैंक से इंटरेस्ट लेने के लिए याद दिलाता रहेगा कि हाँ मुझे बैंक से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, वही वाला काम, अपना अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब एक बार हम लोग सारे पे हर चीज पर रूल लगा कर देखते हैं। 12,000 जो स्टार्टिंग का था, मुझे अच्छे से पता है कि ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि ये मेरी इंटरेस्ट इनकम को डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट इनकम बता रहा है मेरी क्या है। ओके, तो इस पर क्या रूल लगेगा? क्रेडिट ऑल इनकम्स वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट ऑल इनकम्स, इसीलिए ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। देन हम आते हैं रुपीज 5,000 पे। 5,000 क्या है? कैश अकाउंट था, यानी कि मेरा रियल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। और रियल अकाउंट के केस में हम क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कैश आ रहा था, इसीलिए हम इसे डेबिट कर देंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास 5,000 रुपए आ गए हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब लास्ट में 7,000 रुपया की बात कर लेते हैं हम। 7,000 रुपए क्या है, मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि दिस इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अपने आप से सवाल पूछने का टाइम आ चुका है। पहला सवाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बैंक। दूसरा सवाल आई हैव टू आस्क, यहाँ पर मैं क्या सवाल पूछूंगी, यहाँ पर अब देखो आपको अपने आप से दो तरीके सवाल पूछने। सबसे ऊपर मैंने क्या पूछा था, वेदर वी हैव टू गिव समवन, तो ऊपर तो गिव करने वाला ही था, ठीक है। अब एक और सवाल होता है जो आप पूछोगे, क्या, वेदर वी हैव टू रिसीव फ्रॉम समवन। इस वाले केस में हमको किसी से रिसीव करना है मनी, ठीक है। तो ऊपर वाले केस में अगर आप ये सवाल पूछते आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले में, वेदर वी हैव टू रिसीव फ्रॉम समवन, तो वो नेगेटिव हो जाता, कुछ भी रिसीव तो करना नहीं है, इसीलिए हमने गिव वाले पे आ गए और क्रेडिट द गिवर का रूल लगाया। अब यहाँ पर हमने सवाल पूछा, आप पहला सवाल ही पूछ के देख लो, वेदर वी हैव टू गिव इट टू समवन। नो, वी डोंट हैव टू गिव एनी मनी और सर्विस टू एनीबॉडी। हमने जो सर्विस देनी थी वो हम दे चुके हैं पहले ही, हमने पूरे साल अपना पैसा उनके पास रखे रहा, और उनका टाइम आया है मुझे पैसे देने का, तो वी नाउ हैव टू रिसीव फ्रॉम देम। तो ये दोनों सवाल अपने आप से पूछ लेना, जो भी बैठ जाए उसी का रूल लगा देना। सिंस यहाँ पर वी हैव टू रिसीव व्हाट, इट कैन बी आइदर मनी और इट कैन आइदर बी सम सर्विस, ठीक है। तो अब सिंस मुझे रिसीव करनी है कुछ पैसा मुझे रिसीव करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दूंगी। डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दिया। भैया क्या लिखा है ये, ये सही से लिख देते हैं। डेबिट द रिसीवर का रूल मैंने लगा दिया। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी बात आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हमने आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे तो आपको आइडेंटिफाई करना है नॉमिनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बीच में, और फिर कैसे रूल लगाना है ये आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, एक जरा सा यहाँ पर ना एक फाइनल चीज देख लो, बस फाइनल चीज देख लो, क्या हो रहा है यहाँ पे।
जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला एग्जांपल था मेरा, यहाँ पर मेरा डेबिट हुआ था 12 लाख रुपए से, ठीक है? और क्रेडिट कितने से हुआ था टोटल? यहाँ पर 10 लाख का क्रेडिट हुआ था और यहाँ पर 2 लाख का क्रेडिट हुआ था। तो अगर मैं इनका टोटल देखूं तो अगेन मेरा 12 लाख रुपए का क्रेडिट भी हो गया था। तो बात समझे आप, 12 लाख रुपए का क्रेडिट एंड 12 लाख रुपए का डेबिट, यानी कि मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बैलेंस हो रहा है अच्छी तरीके से। दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन हुआ ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला, ठीक है, कि कुछ सैलरी थी उसमें से मैंने कितनी पे कर दी, कितनी बची, और उससे मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बैलेंस हो गया। जरा यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। जब सब कुछ देख रहे हैं तो यार ये भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। क्रेडिट कितने से हुआ? 12,000 रुपए से। एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है, इंटरेस्ट का। 12,000 से क्रेडिट हुआ। और टोटल डेबिट कितने से हुआ? यहाँ पर 5,000 से डेबिट और यहाँ पर 7,000 से डेबिट। तो 12,000 से ही डेबिट भी हो गया, 12,000 से ही क्रेडिट भी हो गया। क्या हुआ? मजा आया कि नहीं? अगर हाँ तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं बड़ी सारी रिसर्च करके एग्जांपल्स लेकर आपके लिए ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। कई बार आपको ये टीचर्स अवॉइड भी कर देते हैं, क्योंकि ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपको हर चीज लॉजिक से समझते हुए चलनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई थी वीडियो। तो बस इतना ही ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानोगे? इजी पहचान क्या है कि एक्सपेंस या इनकम का नाम होगा और उसके पीछे या आगे कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा होगा। किस तरीके का? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, कमीशन, मतलब एडवांस में या अनअर्न्ड, इस टाइप का कुछ ना कुछ प्रीफिक्स सफिक्स लगा होगा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। प्लेन कोई एक्सपेंस और इनकम लिखी है तो वो सिंपली आपकी नॉमिनल अकाउंट हो जाती है, ठीक है। बस। और रूल कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपको दो सवाल पूछने अपने आप से, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में देख ही लेते हैं यार, यहाँ पर भी क्या जाता है, थोड़ा सा और वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में मैंने अपने आप से क्या सवाल पूछा? सबसे पहला तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सवाल क्या? वेदर आई हैव टू गिव समथिंग टू समबडी, मनी और सर्विस। तो यस, आई हैव टू गिव इट। तो गिव का यहाँ पर रूल लग गया इसीलिए, और इसीलिए यहाँ पर क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस के केस में देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सवाल क्या करना है पहले पूछ लो, डू वी हैव टू गिव समथिंग टू समबडी? हमें कुछ देना तो है नहीं, हम तो पहले ही मनी दे चुके हैं। अब तो हमें रिसीव करनी है सर्विस, और इसीलिए हम डेबिट द रिसीवर का रूल लगा देंगे। अब तो हमें सर्विस रिसीव करनी है, इसीलिए डेबिट द रिसीवर का रूल लगा देंगे। अक्रूड रेंट की बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे टेनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा जो स्पेस है वो लेकर बैठा हुआ है पूरा वहां पर, और उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए हैं उस स्पेस को यूटिलाइज करने के। तो क्या मुझे सवाल पूछना है अपने आप से, डू आई हैव टू गिव समथिंग टू समबडी? नो, आई डोंट हैव टू। मैंने तो सर्विस दे दी अपनी, अब तो मेरी बारी है रिसीव करने की। तो आई हैव टू रिसीव सम मनी फ्रॉम हिम, ठीक है, मनी मुझे रिसीव करना है। तो फिर क्या क्या रूल लग जाएगा यहाँ पे? रिसीव करने वाला रूल लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर, और मैं डेबिट कर दूंगी अक्रूड रेंट अकाउंट को। क्लियर हो रही है बात? फिर फाइनली देख लो एक और, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस बंदे को जिसने मुझे कमीशन एडवांस में दिया। मेरा जो क्लाइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसने कमीशन दी है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब सवाल पूछो अपने आप से, डू आई हैव टू रिसीव समथिंग फ्रॉम समबडी? तो नहीं, मुझे रिसीव नहीं करना है आगे, रिसीव तो मैं कर चुकी हूँ। अब क्या करना है? आई हैव टू गिव द सर्विस, ठीक। तो आई हैव टू गिव द सर्विस, इसीलिए गिव के चक्कर में यहाँ पे क्रेडिट द गिवर का रूल लग जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इफ यू वांट माय पेड बैचेस, अगर इतनी ही क्लैरिटी के साथ और एकदम स्मूथली आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की मेहनत और टीचर की मेहनत एक बराबर होती है हमेशा, ठीक है। मैं जितनी मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, आपको जितनी मेहनत से आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी, उतना ही आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी पढ़ाई करो, ठीक है। तो अगर आप मेरे पेड बैचेस लेना चाहते हो तो डू लेट मी नो। आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक, जो फोन नंबर दिया है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई गिव यू द डिटेल्स ऑफ द बैचेस, राइट। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। वहां पर हम आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पे, ठीक है। एंड मैं आपको जो मैंने लेक्चर 1 में यहाँ पर आपको पूरा ये डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं यहाँ से भी रिलेट करवा दूंगी ट्रेडिशनल अप्रोच को। क्लियर? चलो, अब मैं भी चलती हूँ, आप भी जाइए अच्छे से इसको रिवाइज करेगा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को ये टिपिकल कॉन्सेप्ट लगता है, बट आप अच्छे से रिवाइज करेगा, आई एम श्योर यू विल गेट इट। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।